अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आलिया ख़ान और आप YouTube चैनल आलिया ख़ान ऑफिशियल देख रहे हैं। नाज़रीन, जिस तरह से हम सब जानते हैं, ख़वातीन अपनी सेहत, अपनी फ़िटनेस को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं और कॉन्शियस रहती हैं। कभी उनको कोई कह दे आप मोटी हो गई हैं तो वो परेशान हो जाती हैं, खाना छोड़ देती हैं, और कोई आपको कह दे कि आप कमज़ोर हो रही हैं, आपका रंग काला नज़र आ रहा है, तो वो इस हवाले से भी परेशान हो जाती हैं। तो ग़िज़ा का हमारी सेहत के हवाले से हमारी फ़िटनेस में किस हद तक अहम किरदार है, और ग़िज़ा जो है हमारी सेहत को कंट्रोल किस तरह से करती है। क्या वाकई ज़्यादा खाने से इंसान मोटा हो जाता है या कम खाने से इंसान पतला हो जाता है, इसकी हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है, इस हवाले से मैं आज मौजूद हूँ डॉक्टर हमना मुरसलीन के पास, जो माहिर ग़िज़ाइयत यानी कि न्यूट्रिशन है। आज हम इनसे बात करेंगे कि ग़िज़ा का हमारी ज़िंदगी में कितना अमल दखल है और उसके हवाले से हम क्या जानना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, हमना मुरसलीन मेरा नाम और मैं कंसल्टेंट डाइटिशियन हूँ। बेसिकली न्यूट्रिशन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है लाइफ में इंसान की। आप ये देखें कि आपने बहुत इम्पॉर्टेंट एक बहुत मशहूर बात सुनी होगी कि वी आर व्हाट वी ईट, यानी हम जो खाते हैं हम वही नज़र आते हैं, यानी कि हम जो खाते हैं उस वही हमारा ब्रेन को भी वही फूड जाता है, वही हमारी ग्रोथ भी करता है, हमारी डेवलपमेंट भी करता है। तो एक माहिर ग़िज़ाइयत ही होती है जो बताती है कि हर इंसान को मुख्तलिफ एज ग्रुप में हर इंसान को कितनी डाइट क्या खाना है ताकि वो एक अच्छी और हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सके। अब अगर एक बच्चा है तो बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग होती है, एक एल्डर बंदे की रिक्वायरमेंट अलग होती है, मेल्स की अलग है, फीमेल्स की अलग है, यानी कि जेंडर वाइज की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं या न्यूट्रिशनल गाइडेंस होती हैं वो हमारी मुख्तलिफ होती हैं। हर बंदे का कस्टमाइज्ड होता है, कोई भी हम एक जर्नल नहीं कह सकते कि ये डाइट फॉलो कर लें। और अगर ना किया जाए, अगर न्यूट्रिशन को प्रॉपर्ली ना फॉलो किया जाए, अगर न्यूट्रिशियस फूड्स को ना अपनी लाइफ में डाला जाए तो उसके नुकसान ये हैं कि फिर मोटापा है, ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना है, यूरिक एसिड का ज़्यादा हो जाना है, ये सारे फिर मसले मसाइल हम अपने सामने देखते हैं। अच्छा डॉक्टर हमना, मैंने ये देखा कि लोग जो हैं मतलब आई स्पेशलिस्ट, आंखों का कोई मसला है तो आई स्पेशलिस्ट के पास फटाफट भागे हुए जाएंगे, किडनी और दीगर जितना भी, तो न्यूट्रिशन का इतना ज़्यादा नहीं है दखल। और लोग मतलब कभी कोई कहे ना तो वो समझते हैं कि डाइट जो है ना, या अगर आप कह लें कि डाइट प्लान जो है वो सिर्फ एक सैलड खा लेने को, खाना खाने को बंद कर देना और रोटी खाने को बंद कर देना, वो सिर्फ इसी को अहम समझते हैं। वो समझते हैं कि जी हम न्यूट्रिशन के पास जाएंगे, वो हमें कहेगा कि जी चलो आपने सैलड खाना है सुबह दोपहर शाम। तो क्या न्यूट्रिशन सिर्फ यही कुछ करते हैं? अभी तो ये है कि लोगों में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आती जा रही है। विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों को पता लग रहा है कि अच्छी ग़िज़ा क्या होती है, और अगर हम ग़िज़ा अच्छी नहीं खाते या हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं है तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, देखिए अब अगर हम बात करते हैं एक इंसान अगर शुरू से ही अर्ली इयर्स ऑफ लाइफ से ही अगर एक बच्चे की अगर हम न्यूट्रिशन अच्छी रखेंगे तो बड़े होकर वही चीज़ नज़र भी आती है। जैसे कि अगर पहले ज़िंदगी के 20 साल अगर कैल्शियम यानी कि दूध और दूध से बनी हुई अशिया का अच्छा इस्तेमाल होगा तो 40, 45, 50 साल की उम्र में जाके तब तक भी बोन स्ट्रॉन्ग रहती हैं। अदरवाइज ये कि ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों का जो भुरभुरापन होता है उसकी अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। इवन के बचपन से नहीं बल्कि पैदाइश से पहले ही जब प्रेगनेंसी का भी पीरियड होता है तब से अगर माँ की खुराक अच्छी होगी तो वही असर बच्चे की हेल्थ में भी हमें नज़र आता है और फिर लाइफ लॉन्ग वो चीज़ हमें नज़र आएगी। अब आपने देखा होगा कि कई बच्चे जो बचपन में बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं या जिनको घर के खाने खाना नहीं पसंद होते, सब्जियां नहीं पसंद होती, आपने देखा होगा अगर वो बच्चे टीन एजिंग एज तक उनका वज़न बढ़ जाता है तो आप रिमेनिंग ईयर्स ऑफ लाइफ में भी वो मोटे ही नज़र आते हैं। यानी दो चीज़ें होती हैं, एक फैट सेल नंबर होता है, एक फैट सेल साइज़ होता है। अब अगर कोई बच्चा है जो शौकीन है बहुत ज़्यादा जंक फूड का, ठीक है, और वो उसको प्रेफर यही करते हैं कि वो बाहर के खाने खाए, कोक्स पिए और फ्राइड फूड्स वगैरह खाए, बेकरी की अशिया खाए। अब कहीं वो कॉलेज में जाता है या वो 30s में जाता है या उसकी हेल्थ ख़राब होना शुरू हो जाती है, अब उसका दिल करता है कि वो अपना वज़न घटाए, तो जो
फैट सेल का साइज है वो तो कम हो जाएगा, लेकिन जो नंबर है वो वहीं का वहीं रहेगा। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि शुरू से ही, बचपन से ही अच्छी खुराक दी जाए। ये नहीं है फैट्स बुरे नहीं है, लेकिन गुड फैट्स भी हैं, तो गुड फैट्स को डालना है डाइट में, ठीक है। तली हुई चीज़ें ये बहुत बेकरी वाली या बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ इन सब को नहीं, लेकिन जो नट्स हैं वो आप दे सकते हैं, ठीक है। दूध, दही, अंडा, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करवाएं बच्चे को। तो इंशाल्लाह फिर जैसी ही खुराक होगी, जैसे मैंने कहा वी आर व्हाट वी ईट, तो जैसी डाइट होती है वो चीज़ें भी नज़र भी आती हैं। अच्छा, आपने हेल्दी फूड का जिक्र किया, तो हमारे यहाँ पे तसव्वुर ये किया जाता है कि जी हेल्दी फूड में आप भर भर के गोश्त खा लें, अंडे खा लें और मतलब ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें खा लें, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम खाना खाएं। तो इसका किस हद तक अमल दखल है कि क्या वाकई में आप अगर 3 टाइम खाना पेट भर के खा रहे हैं तो ही आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं? एक्चुअली अब ये है कि अगर लेटेस्ट बिल्कुल रिसर्च आप पढ़ें या साइंटिफिकली अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम 5 मील्स अ डे खाते हैं, जिसके अंदर 3 मेन मील्स हैं, जिसमें है नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना। इसके अलावा 2 स्मॉल मील्स हैं, यानी कि जो स्नैक टाइम होता है दोपहर को 11 से 12 बजे और शाम जैसे 5 से 6 बजे। तो अब लेटेस्ट रिसर्च है और जो साइंटिफिकली बात ये है कि अगर हम 5 मील्स खाते हैं दिन में, तो फिर ये हमारे लिए ज़्यादा हेल्दी है। जो वज़न घटाना चाह रहे हैं उनके लिए ये ज़्यादा बेहतर है। जो लोग ब्लड शुगर को कंट्रोल करना चाह रहे हैं ये उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, बजाय ये कि आप 3 ही मील्स खाएं जो बहुत ज़्यादा जिसके अंदर क्वांटिटी हो वो हार्मफुल है, और जो 5 मील्स हैं वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप दोनों को कंपेयर करें, एक दिन में 3 मील्स को कंपेयर करते हैं एक दिन में 5 मील्स है, तो प्रेफरेंस ये है कि आप 5 मील्स खाएं। आप सुबह का नाश्ता, मैंने अब बहुत एक ट्रेंड हो गया कि नाश्ता स्किप कर देते हैं। जैसे कि जॉब करने वाले लोग जो होते हैं उनके पास टाइम नहीं होता, या स्टूडेंट्स होते हैं उनका दिल नहीं कर रहा होता, बच्चे होते हैं उनका भी दिल नहीं कर रहा होता। तो उसका नुकसान ये होता है कि आपका ये जो अब वेट गेन है या फिर आपकी जो बाकी मसले मसाइल हैं डाइट के, आपके हेल्थ के हवाले से, वो आपको नज़र आना शुरू होते हैं। इसलिए नाश्ता लाजमी करें, रात का खाना टाइम से खाएं और 3-3 घंटे के वक्फे से पूरे दिन में खाने खाएं। तो अगर इस तरह से इस चीज़ को फॉलो नहीं करते तो अल्टीमेटली ये होता है कि आप बेशक पूरे दिन में कम भी खा रहे हैं, लेकिन तभी आपकी सेहत इम्प्रूव नहीं होगी। अच्छा, ये बात तो होगी हेल्दी फूड की। अब बात करते हैं मोटापे की, जिसका बहुत ज़्यादा लोग शिकार भी होते हैं और इस हवाले से परेशान भी होते हैं। ख़ास तौर पे ख़वातीन जो हैं वो मोटापे का शिकार हो जाती हैं और वो फिर ये समझती हैं कि अब हमने खाना पीना छोड़ दिया है तो हम यकीनन डेफिनेटली हमारा वेट भी कम हो जाएगा और हम मोटापे से पतले भी होना शुरू हो जाएंगे। तो आप ये बताएं कि इस पे किस हद तक ग़िज़ा को कंट्रोल करना चाहिए? क्या वाकई खाना छोड़ देने से इंसान पतला हो जाता है? नहीं, जैसे मैंने अभी बताया कि 5 मील्स जो हैं वो तो लेने हैं, ठीक है। अपना पैटर्न इस तरह से, जो ख़वातीन हैं, इवन मर्द हजरात हैं जो अपना वज़न कम करना चाह रहे हैं, वो अपने नाश्ते लाजमी करें। नाश्ते टाइमिंग्स का बहुत ध्यान रखें। 12 बजे उठ के नाश्ता नहीं है, ठीक है। इसके अलावा रात का खाना 2 बजे नहीं है, रात का खाना भी 12 बजे नहीं है। सुबह का नाश्ता 7 से 8 बजे करें। हेल्दी खाएं, घर के पके हुए खानों पे ध्यान दें। 10 से 11 बजे फिर आप कोई स्नैक खाएं, आप कोई फल फ्रूट इस टाइम पे खा सकते हैं। 2 से 3 बजे आप दोपहर का खाना खाएं। खानों में सलाद का इस्तेमाल लाजमी करें, रायता या दही का इस्तेमाल लाजमी करें, और तली हुई खाने की चीज़ों से, बेकरी की अशिया से और मिठाइयों से, जूसेस से और कोका कोला वगैरह से, इनसे आपने परहेज़ करना है। जो लोग चाह रहे हैं कि जिनका वज़न कम हो जाए ना, मुश्किल नहीं है। अपने माइंड को सिर्फ ट्रेन करने की बात है कि यस आई कैन डू, मैं कर लूँगी। अगर आप ये सोच लें, अपनी थोड़ी सी टाइमिंग्स को एडजस्ट करने, थोड़े से अपने लाइफस्टाइल को एडजस्ट करने, आप चीटिंग भी करें। अगर आपका दिल है बाहर के खाने का, होटलिंग करने का, आप हफ्ते में 1 से 2 मरतबा वो भी करें। वो नेचर है बंदे की, बंदा वेरिएशन चाहता है, चेंजेस चाहता है अपनी रूटीन में, वो भी करें, लेकिन हैबिट इसी चीज़ की बनाए। देन 5 to 6 आपकी इवनिंग स्नैक होगा। इवनिंग स्नैक में अब जो
जैसे पाकिस्तानी लोग हैं जिनको चाय नहीं जिनसे स्किप होती है, तो चाय के साथ कोई भी डाइट ट्रस्ट हो सकते हैं जो लोग वेट लॉस करना चाह रहे हैं, या कोई फ्रूट हो सकता है, या सूप हो सकता है, कबाब हो सकते हैं, कोई भी इस तरह की हेल्दी ऑप्शन हो सकती है। देन 7 से 8 बजे रात का खाना खा लें। अगर आप चाहते हैं कि आपका वजन कम हो तो रात का खाना 7 बजे के बाद ना खाएं, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो इंसान का सर्काडियन रिदम बना दिया, यानी जो इंटरनल क्लॉक बना दिया, वो इस तरह से बनाया है कि हम सूरज तुलू होने के साथ हम अपनी एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करें और सूरज गुरूब होने तक हम अपनी एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू रखें। रात आराम के लिए बना दी है अल्लाह ने और दिन काम के लिए बना दिया। अब हमने उसको बिल्कुल हैज़र्ड कर दिया। हम रातों को जागते हैं, हम डिनर्स को लेट कर दिया, हमने सुबह नाश्ते हमने लेट कर दिए हैं, लेट हम उठते हैं। इसकी वजह से सारा हार्मोनल इम्बैलेंस, इनफर्टिलिटी, PCOS, PCOD, कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर लेवल, इस तरह के मसले हमारे सामने आ रहे हैं। तो थोड़ी सी चेंजेस करने से बहुत बड़ा बेनिफिट हासिल होगा, तो इसलिए इस पर ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए। अभी आपने जिक्र किया हाई ब्लड प्रेशर का और शुगर का, तो इस तरह के मरीज़ों को जो है मतलब अपनी ग़िज़ा पे किस तरह से कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि शुगर के जो मरीज़ हैं ना, वो कहीं ना कहीं छुप छुपा के कुछ ना कुछ बदपरहेज़ी कर लेते हैं, ठीक है। तो उनका समटाइम कोई पास नहीं होता और ना खाएं तब भी उनके लिए मसला है, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? अब जो शुगर का पेशेंट है उसको ये है कि अगर वो भी टाइमिंग्स को फॉलो नहीं करता, जैसे मैंने भी आपको समझाया किस तरह से आप 5 मील्स अपने पूरे दिन में एडजस्ट कर सकते हैं और किन किन टाइमिंग्स पे कर सकते हैं, तो उसका नुकसान ये होगा कि अगर तो वो मील स्किप कर देते हैं, यानी सुबह का नाश्ता और उसके बाद डायरेक्ट रात का खाना खा रहे हैं, तो सडनली ब्लड शुगर लेवल फॉल कर जाएगी। ब्लड शुगर लेवल का फॉल करना भी बहुत डेंजरस है और ब्लड शुगर लेवल का राइज करना भी बहुत डेंजरस है। तो नंबर 1 तो ये है कि वो टाइमिंग्स को एडजस्ट करें, वर्जिश को अपना मामूल बनाएं, चाहे 30 मिनट की रोज़ाना वॉक, ब्रिस्क वॉक, रनिंग कर लें या जॉगिंग कर लें। और मैं तो यही कहती हूँ कि आप प्रेफर करें कि आप ग्राउंड में या किसी पार्क में ट्रैक पे रनिंग या जॉगिंग या वॉक करें, ठीक है, ताकि फ्रेश एयर भी मिले। और अगर कई लोग फिर इस तरह से भी आते हैं कि हम लोग तो घर के काम करते हैं पूरा दिन और हम तो बहुत बिजी होते हैं, फिर भी हमारा वेट कम नहीं हो रहा, या अगर शुगर का पेशेंट है तो हमारी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। तो एक बात ये होती है कि जो आपका माइंड होता है, माइंड को सिग्नल यही जा रहा है कि आप वो माइंड स्ट्रेस में है, बॉडी आपकी स्ट्रेस में है, माइंड को सिग्नल एक्सरसाइज का या रिलैक्स होने का नहीं दिया जा रहा। तो आपने अपने जो माइंड को सिग्नल देना है वो रिलैक्स होने का देना है, स्ट्रेस फ्री होने का देना है। तो जो घर के काम है वो हम एक्सरसाइज में इसलिए इंक्लूड नहीं करते हैं। आपने जो एक्सरसाइज करनी है वो पूरे दिन में कोई से भी 30 मिनट, 20 मिनट, 45 मिनट अलहदा से अपने रूटीन से वो टाइम निकाल के और आपने वो एक्सरसाइज करनी है। तो शुगर के पेशेंट के लिए भी यही प्रेफरेंस है कि नंबर 1 वो अपनी डाइट पे तवज्जो दें, बाहर के खाने, बेकरी की अशिया और इस तरह के प्रोसेस्ड फूड्स को अवॉइड करें। दूसरा, वर्जिश को अपना मामूल बनाएं और उसके अलावा होल ग्रेन्स जो होते हैं, होल व्हीट फ्लावर हो गया, उसके अलावा जो है गोश्त हो गया जिसमें चिकन आ जाता है, मछली आ जाती है, और कम चिकनाई में बना हुआ मटन और बीफ का सालन हो सकता है। इसके अलावा चावल भी वो खा सकते हैं हफ्ते में 3 से 4 मरतबा। डेली कोशिश करें कि रोटी जो है, क्योंकि रोटी पेट भरती है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी कि जो ब्लड के अंदर जो फूड होता है, जो भी हम फूड खाते हैं, तो वो ब्लड में जाके शुगर की सतह को बढ़ाता है। अब जो होल व्हीट फ्लावर होता है, यानी कि जो बगैर चना गंदम का आटा होता है, वो एकदम से ब्लड में जाके शुगर को नहीं बढ़ाता, तो इसलिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल है बजाय के वाइट आटे के या वाइट चावल के। तो इसलिए हम कहते हैं कि शुगर का मरीज़ जो है वो होल व्हीट फ्लावर की रोटी को इस्तेमाल करे, दोपहर के टाइम भी और रात के टाइम भी। और उसके अलावा ये है कि फलों में आम, केला, अंगूर, इंजीर, ये शुगर की सतह को एकदम से बढ़ा देते हैं ब्लड में जाकर। खाना है तो बेशक खाएं, लेकिन क्वांटिटी कंट्रोल या पोषण कंट्रोल में। अगेन माहिर ग़िज़ाइयत ही बता सकती है कि एक बंदे की एज, उसकी फिज़िकल एक्टिविटी, उसकी जेंडर के अकॉर्डिंगली या उसकी जो है बॉडी वेट के, हाइट के अकॉर्डिंगली उसको एक दिन में कितना फल खाना चाहिए। तो बेहतर तो ये है कि आम, केला, अंगूर, इंजीर, इनको इनसे परहेज़ करें। और अमरूद अच्छा है, आड़ू अच्छा है, पपीता अच्छा है, चकोतरा अच्छा है, इनका इस्तेमाल करें। सब्जियों में आलू,
चुकंदर, शकरकंदी, गाजर ये ब्लड की सतह बढ़ाती हैं, ब्लड में शुगर की सतह को बढ़ा देते हैं, तो इसलिए बाकी सब्जियों के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। अच्छा, आपने बात की हम लोग सुनते आते हैं कि अक्सर बचपन में बच्चों को भी इस तरह से हो जाता है या बड़ों को भी हो जाता है, वो खाते पीते कुछ नहीं है, खाना पीना छोड़ देते हैं, उनका वज़न कम होना शुरू हो जाता है, देखते देखते वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो पता चलता है कि जी इनके गले में ग्लैंड्स बन रहे हैं या उसको जो भी आपकी मेडिकल फॉर्म में कहा जाता है, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? अच्छा, अब ये हाइपोथायरॉयडिज्म के ऊपर हम बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये होता है अगर अब ये मैं बहुत मुश्किल बातें समझाने जा रही वो हूँ। जाहिर बात है, हमारे प्रोग्राम का मकसद ही यही है जी। कि लोगों को अवेयरनेस मिले और Awareness मिले। जिस चीज़ की नहीं समझ उन तक ये बात पहुंचे। हाँ, ठीक है। तो अब होता है एक्चुअली ये कि अगर मैं आसान, वैसे तो माशाल्लाह हमारी ऑडियंस समझदार है, लेकिन फिर भी मैं आसान वर्ड्स में कोशिश करती हूँ कि बात समझ आ जाए मेरी। एक्चुअली हमारी गर्दन में, मतलब नेक में एक ग्लैंड होता है, इस जगह पे करके थायराइड ग्लैंड, ये बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड होता है। इसका ये काम होता है कि हमारे जो मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल करे। अब मेटाबॉलिज्म क्या है, आपने देखा होगा अक्सर लोग कहते हैं कि इसका एक फंक्शन ये है, बाकी तो इसके और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। इसका कई लोगों को कहते हैं कि पानी भी तेल बन के लगता है, यानी उनका मेटाबॉलिज्म ही स्लो होता है। और कई लोग होते हैं कि वो बहुत कुछ भी खा लेते हैं लेकिन वो उतने मोटे नहीं होते। इसका मतलब है उनका मेटाबॉलिज्म फास्ट है, नेचुरली, कुदरतन अल्लाह ताला की तरफ से। अच्छा, अब हाइपोथायरॉयडिज्म एक बीमारी है, इसमें ये होता है कि जो है आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो कम फंक्शन करना शुरू कर देता है। कम फंक्शन करना शुरू करेगा जिसकी वजह से जो है ना लोगों के अंदर अचानक से वजन बढ़ने की कंप्लेंट आ जाती है, उनको बहुत ज़्यादा सर्दी लगना महसूस होना शुरू हो जाता है, लड़कियों के अंदर पीरियड्स की इरेगुलरिटी देखी जाती है, या इनफर्टिलिटी के भी इश्यूज, फर्टिलिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ का मसला भी रहता है, कोलेस्ट्रॉल की सतह बढ़ना शुरू हो जाती है, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर पे भी इफेक्ट आता है। तो फिर ऐसे में जब लोग एकदम मतलब जब अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, थायराइड का टेस्ट होता है तो पता लगता है कि T3, T4 और TSH के लेवल्स डिस्टर्ब आए हैं, वो ठीक नहीं है। डायग्नोसिस हो गया कि ओके फाइन, अब ये बंदा हाइपोथायरॉयडिज्म का पेशेंट है। जब एक बार डायग्नोसिस हो जाए, इसका मतलब आपका फर्स्ट स्टेप है अपनी सेहत की तरफ, आप बेहतरी की तरफ। तो फिर हम ऐसी कुछ ग़िज़ाएँ बताते हैं, एक माहिर ग़िज़ाई फिर आपको बताएगी कि आपको क्या खाना चाहिए और आपको क्या नहीं खाना चाहिए। अब जो हाइपोथायरॉयड का जो पेशेंट है उसको ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी चाहिए जिसके अंदर सेलेनियम हो, जिसके अंदर जिंक हो, आयरन हो, बी विटामिन्स हो, कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, फास्फोरस हो, और प्रोटीन रिच डाइट खानी चाहिए। बहुत सारी तली हुई चीज़ें, बेकरी की अशिया, इसके अलावा जो है प्रोसेस्ड फूड्स, जितने भी पैकेट वाली चीज़ें आ जाती हैं, जूसेस आ जाते हैं, कोका कोलास वगैरह आ जाती हैं, ये इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। अब पेशेंट अगर ये सोच ले कि ओहो मेरा थायराइड ग्लैंड काम सही नहीं कर रहा, मैं हाइपोथायराइड का पेशेंट हो गया हूँ और मुझे बहुत मेहनत करना पड़ेगी और मेरा वज़न कम नहीं हो रहा, मेरे जो दीगर साथ कोलीग्स हैं वो तो मेरे से कम मेहनत करके जल्दी वज़न कम कर रहे हैं और मेरा कम नहीं हो रहा, तो हिम्मत नहीं हारनी, आपने बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहना है। आपकी डेडिकेशन बहुत ज़्यादा इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप खुद डेडिकेटेड हैं तो आप बाकियों से थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करके, थोड़ा सा अच्छे से डाइट को फॉलो करके, हेल्दी ईटिंग करके, वर्जिश करके, कुछ फूड्स को खा के, कुछ को अवॉइड करके, अपनी प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्टेशन लेकर, प्रॉपर मेडिसिन का इस्तेमाल करके आप इस चीज़ को बिल्कुल ईजिली ट्रीट कर सकते हैं। और बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनका मैंने वज़न कम भी कराया है हाइपोथायराइड, बहुत सारे पेशेंट्स का, और अब वो माशाल्लाह बिल्कुल फिट है और बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं। तो अब मैं आपके साथ इसका एक प्लान शेयर कर देती हूँ ताकि जो लोग इस बीमारी का शिकार हैं या जिनको डाउट्स हैं या जिनको मिसकॉन्सेप्शंस हैं कि क्या चीज़ मैं इस्तेमाल करूँ, क्या चीज़ ना इस्तेमाल करूँ, तो उनको हेल्प हो जाएगी। अब अगर कोई पेशेंट है हाइपोथायराइड का, तो दिन के स्टार्ट से जैसे वो मेडिसिन लेते हैं तो उस मेडिसिन और नाश्ते के इनटेक में एटलीस्ट 15 मिनट का 45 मिनट्स का वक्फा होना चाहिए। 45 मिनट्स का वक्फा इसलिए कि वो मेडिसिन की एब्जॉर्प्शन ब्लड के अंदर बहुत अच्छी हो जाए, ठीक है। फिर जो नाश्ता है तो नाश्ते के अंदर अंडे का इस्तेमाल ज़रूर करें। आप सबको पता है कि जो अंडा है वो प्रोटीन का सोर्स है, ठीक है।
और प्रोटीन जो है वो भी, प्रोटीन रिच फूड्स भी हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं। तो एक तो अंडे का इस्तेमाल लाजमी करें, उसके साथ दही बहुत अच्छा है। आप नाश्ते में दही का इस्तेमाल, 1 प्याला दही यानी कि 8 टेबल स्पून दही लाजमी इस्तेमाल करें। दही में कैल्शियम भी होता है जो कि बोन्स को भी स्ट्रेंथन करता है। इसके साथ जो है आप और क्या क्या चीज़ें, मुख्तलिफ ऑप्शन हो सकती है, जैसे बेसन की रोटी हो गई। अब रेगुलरली लोग जो है वो सैंडविच से या फिर अंडा ब्रेड स्लाइस से या पराठों से या रोटी से तंग आ चुके होते हैं, इसलिए मैं तो सिर्फ डिफरेंट चीज़ें दे रही हूँ ताकि लोग इन्जॉय भी करें। वेरिएशन आती है तो फिर ज़्यादा बंदा शौक से खा लेता है। तो बेसन की रोटी बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकती है। और इसके अलावा जो ब्राउन राइस होते हैं, ब्राउन राइस बहुत अच्छी ऑप्शन है। आप वो बना सकते हैं, वेजिटेबल वाले राइस बना सकते हैं, वेजिटेबल्स उसमें ऐड करके वो ब्राउन राइस वो आप इस्तेमाल, दही के साथ आप नाश्ते में वो खा सकते हैं, ठीक है। या उनमें अंडा ऐड कर सकते हैं, अंडा या सेपरेट भी खा सकते हैं। और चाय और कॉफ़ी को कम से कम इस्तेमाल करें हाइपोथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट्स। और कहवा जो है ग्रीन टी वो 2 से 3 कप लाजमी पिएं। अदरक डाल लें, उसके अंदर पुदीने के पत्ते डाल लें, सौंफ, जीरा, एक चुटकी वो डाल लें, हाजमे के लिए भी अच्छा है। और अदरक तो आपको पता है कि कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ठीक है। अच्छा, एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि वाई ब्राउन राइस, वाई नॉट वाइट राइस? या क्या फैशन है ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है, ये बहुत ज़्यादा कोई अमीरों की चीज़ें नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये हेल्दी। अब वाइट राइस जो होते हैं वो उनके अंदर वो तमाम तर चीज़ें, तमाम तर न्यूट्रिशन जो है वो कम हो चुकी होती है एज़ कम्पेयर टू ब्राउन राइस। ब्राउन राइस में हमारे पास बी वाइटामिन होते हैं, हमारे पास डाइटरी फाइबर होते हैं। डाइटरी फाइबर का आपको मकसद पता है कि वो हमारा पेट भरता है, यानी कि जितना ज़्यादा फाइबर होगा उतनी जो है वो जल्दी हम, मतलब उतना हमारा पेट भरा रहेगा, ठीक है। उसके अलावा इसमें भी वाइटामिन होते हैं जिनके भी अपने आयरन है, इसके अंदर सेलेनियम है। सेलेनियम भी हाइपोथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। तो इसलिए जो है ब्राउन राइस इनकी हमने नाश्ते के लिए मैंने इंक्लूड कर दिया। बाकी ये है कि जब फिर इनका मिड मॉर्निंग स्नैक आ जाता है इनके 10 से 11 बजे, तो ये फल खा लें। अब फल में सेब बहुत अच्छा है, सेब का जूस नहीं बनाना, सेब होल खाना है छिलके समेत, उसके साथ ये कहवा पी सकते हैं। फिर 2 से 3 बजे जो है ये कोई भी प्रोटीन खा लें, चिकन ले लें या फिश ले लें, ठीक है। उसके साथ ये रायता बना सकते हैं, चुकंदर का रायता बहुत अच्छा है। और उसके साथ ये कोई सी भी क्यूना बहुत अच्छा है, अगर नहीं सर्च किया अब पता लगे, जिनको पता है ऑलरेडी पता है वो जाके बेशक सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। उसकी आप रोटी बना सकते हैं किनोया की, या फिर आप जो बीन्स हैं, बीन्स बहुत अच्छे हैं, वो प्रोटीन का सोर्स है, वो आप इंक्लूड कर सकते हैं। या आप जौ के आटे की रोटी जो है वो बहुत अच्छी है, वो इंक्लूड कर लें। या जो मल्टीग्रेन रोटी है, ठीक है, जिसके अंदर काफ़ी 2-3 आटे मिक्स होते हैं, वो इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शंस देती लंच के लिए। फिर उसके बाद जो इवनिंग स्नैक होता है 5 से 6 बजे, उसके अंदर भी आप अगेन फ्रूट रिपीट कर सकते हैं। देन 7 से 8 बजे जो है आप हल्दी वाला दूध ज़रूर इंक्लूड करें अपने डिनर में, जिनको हाइपोथायरॉयडिज्म है। हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, उसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स हैं इसमें, यानी जॉइंट्स का जिनको मसला है उनके लिए हल्दी बहुत अच्छी है। और उसके अलावा हमें इम्यूनिटी देती है, हमें पावर देती है, स्ट्रेंथ देती है, हीलिंग के लिए बहुत अच्छी है हल्दी। और बाकी थायराइड की फंक्शनिंग को भी अच्छा करती है। तो दूध के साथ हल्दी मिलाकर वो हल्दी वाला दूध पिया जा सकता है। इसमें चुटकी भर लौंग और काली मिर्च डालकर जो है ये और इलायची डालकर टेस्ट भी निकाला जा सकता है और हजम करने में भी इसको आसानी है। उसके साथ प्रोटीन का कोई सोर्स अंडे हो सकते हैं, वो भी खाया जा सकता है। और नट्स का लाजमी इस्तेमाल करें, चाहे आप 5 से 6 बजे वाले टाइम पे कर लें, मुट्ठी भर लंच, मुट्ठी भर, या फिर आप 7 से 8 बजे डिनर के टाइम में आप ये मुट्ठी भर जो है वो अपने इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून एटलीस्ट अलसी के बीज भी दिन में किसी भी टाइम इस्तेमाल करें। पीस का इस्तेमाल करेंगे तो उनकी फायदे ज़्यादा है, वो भी थायराइड की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करते हैं। एंड लास्टली रात सोने से पहले तकरीबन 9:30 से 10 बजे तक जो है साबित धनिया होता है, ठीक है, उसका कहवा या उसकी चाय बनाकर वो लाजमी पिएं, वो बहुत अच्छा है। उसमें भी कैल्शियम है, फास्फोरस है, डाइटरी फाइबर है, कोलेस्ट्रॉल की सतह को इम्प्रूव करता है, ब्लड शुगर के लिए बेहतर है और आपके थायराइड की फंक्शनिंग के लिए बहुत अच्छा है। तो ये तो डाइट प्लान हो गया। जो लोग जिनका थायराइड ग्लैंड सही फंक्शन नहीं कर रहा होता या अंडर फंक्शनिंग होता है, तो इंशाल्लाह आप इसको फॉलो कीजिएगा। आप देखिएगा कि आपका वजन भी कम होगा, थायराइड की फंक्शनिंग भी इम्प्रूव होगी
और लास्टली ये है कि नींद बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। 8 से 10 घंटे की नींद एक दिन में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने अपनी बॉडी को रेस्ट देना होता है। अगर हम रेस्ट नहीं देते तो हार्मोन सही से काम नहीं करते, ब्रेन सही से फ्रेश नहीं होता, ऑर्गन्स की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होती। इसलिए आप टाइमली रात को सोएं, टाइमली सुबह उठें और अपनी सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ जो है वो टाइमली करें। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुना, आपने मेरे देखने वालों को बहुत मुफीद और बहुत अच्छी बातें बताई। लोग जो है खाने को सिर्फ पेट भरने का ही एक ज़रिया समझते हैं, लेकिन डॉक्टर हुना ने हमें इतनी मुफीद मालूमात दी कि मेरे लिए खुद एक ये नई चीज़ें थी कि कितने बजे क्या खाना चाहिए और उसकी क्या अहमियत है। क्या वाकई में ज़्यादा खाने से इंसान मोटा हो जाता है या कम खाने से इंसान पतला हो जाता है। तो डॉक्टर हुना की बातें बहुत मुफीद हैं। मैं इनसे अगली भी निश्चित रखूँगी, एक और प्रोग्राम करेंगे इनके साथ, डाइट प्लान के हवाले से बात करेंगे और मज़ीद इनसे ग़िज़ाइयत के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो या डॉक्टर हुना से आपने किसी किस्म का सवाल पूछना हो, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही आलिया खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।